सबको मेरा नमस्कार। मैं रावत चौधरी उत्तान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अब तक आप सब लोगों ने अपने संबंधित विषयों में नोट्स का जो भी आपने थ्योरी के नोट्स बनाए हैं उनका अध्ययन कर लिया होगा, उनको अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा, क्योंकि बहुत जल्द आपके एग्ज़ाम्स है वो आयोजित होने वाले हैं। तो अब समय है कि आप सारी जो चीज़ें सीख चुके हैं उनको अप्लाई करना सीखें। यानी कि आपने जो थ्योरी में जो फार्मूले वगैरह पढ़े हैं, क्या आप उनका प्रयोग करते हुए न्यूमेरिकल क्वेश्चंस या फिर संख्यात्मक प्रश्नों को सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। तो हम इसी संदर्भ में आज आपके लिए जो आपका 5वां चैप्टर है 12th फिजिक्स में, जो पार्ट फर्स्ट है बुक पहली किताब का जो 5वां चैप्टर है मैग्नेटिज्म, उस पे बात करेंगे और उससे संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल प्रश्न बनते हैं या जिनके आपके बोर्ड के पेपर में आने की संभावना है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न आपको आपकी मोबाइल की स्क्रीन ऊपर दिखाई दे रहा होगा। दो चुंबकीय ध्रुव जिनमें एक की प्रबलता दूसरे की प्रबलता की 5 गुनी है, एक दूसरे पर 0.3 × 10⁻³ किलोग्राम भार का बल आरोपित करते हैं। यदि दोनों ध्रुवों के मध्य दूरी 10 सेंटीमीटर है तो प्रत्येक की प्रबलता ज्ञात कीजिए। प्रत्येक ध्रुव की प्रबलता ज्ञात करनी है। तो जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या स्थिर वैद्युतिकी के केस में कूलॉम का नियम पढ़ा था, दो चार्ज है वो उनके ऊपर जो भी चार्ज की मात्रा है वो एक दूसरे पर आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल आरोपित करते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से दो चुंबकीय ध्रुव भी अपने ध्रुव की प्रबलता या चुंबकीय ध्रुव की सामर्थ्य के कारण से बल आरोपित करते हैं। तो ठीक वैसा ही यहाँ पर चुंबकत्व में भी कूलॉम का नियम है और वो इस प्रकार से है कि दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य जो बल है, अगर एक की हम प्रबलता m1 माने और दूसरे की m2 माने, तो इनके बीच में जो बल है उसका परिणाम वो कुछ इस प्रकार से दिया जाता है। जैसे वहाँ पे k कूलॉम नियतांक होता था, वैसे ही यहाँ पर μ0/4π एक नियतांक आता है। उसके बाद m1 m2 और r²। इस प्रकार से आपका जो है दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच में लगने वाला बल है वो दिया जाता है। ये इस पे इतनी ही मात्रा का आकर्षण और ठीक ऐसे ही ये भी इसके ऊपर इतनी ही मात्रा का आकर्षण या फिर एक दूसरे पर इतनी ही मात्रा का प्रतिकर्षण है वो इस सूत्र से आरोपित करते हैं। अब चूंकि आप सब लोग जानते हैं कि μ0/4π है, इसका मान है वो आपके 10⁻⁻7 होता है और बाकी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दी जा चुकी है। और बल जो दिया गया है उसमें भी एक गूढ़ बात यह है कि बल में आपको केवल द्रव्यमान दिया गया है। क्योंकि आप जानते हैं कि भार बल है वो भार ही होता है और बल भार कब बन जाता है, जब बल के बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है और त्वरण की जगह अगर गुरुत्वीय त्वरण हो तो उसी बल को हम भार कहते हैं। यानी कि यहाँ पर आपको द्रव्यमान दिया गया है, उसके साथ आप गुरुत्वीय त्वरण का गुणा कर दोगे तो वो बल ही बन जाएगा। यानी बल बराबर mg से हम बात करेंगे तो यहाँ से 0.3 × 10⁻³ किलोग्राम ये आपका द्रव्यमान है और इसके साथ आप 9.8 का गुणा कर लेंगे तो ये आपका बल हो जाएगा। तो अब हम इसको आगे सॉल्व करें तो जो मान दे रखे हैं उनको रख लेते हैं। और दूसरा यहाँ पर अगर हम एक ध्रुव की प्रबलता m1 है उसको m माने तो इसने कहा है कि दूसरे की पहले वाले की 5 गुणी है, यानी कि m2 है वो आपका 5m हो जाएगा। जो भी पहले वाला है उसकी 5 गुणी। इनको आप आपस में एक्सचेंज भी कर सकते हो, इसकी m मानो तो इसकी m/5 कर लो जो भी। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि अगर ये किया जाए, केवल हम m1 की जगह m रखें और m2 की जगह 5m रखें तो हम देख रहे हैं कि यहाँ से आपका जो m है वो इतना बनेगा, f गुणा r² गुणा 4π/μ0, इसका मान हमारे पास है। और m है तो नीचे इधर आपका m² आ जाएगा और नीचे 5। ये सारे वैल्यूज़ आपको रखने हैं। प्रश्न में क्या क्या चीज़ें दे रखी है उससे हमें पता चल जाता है कि हमें कौन सा सूत्र है वो अप्लाई करना है। तो ये सब मान अगर आप रखोगे तो f का मान आपके और r भी चूंकि इसने दे दिया 10 सेंटीमीटर,
सेंटीमीटर में दे रखी है तो हमें सभी मान है वो SI पद्धति में रखने होते हैं। तो सेंटीमीटर को आप 1 सेंटीमीटर को 1/100 मीटर भी रख सकते हो। तो 10 सेंटीमीटर को 10/100 रख लो। ये 10 आपका, ये 100 बटे में, और इसका स्क्वायर है तो नीचे भी स्क्वायर ऊपर भी स्क्वायर, R स्क्वायर है ना। और 4π/μ0 है तो वो एज इट इज नीचे 10 की घात -7 आ जाएगा। और चूँकि मैं यहाँ पर आपको केवल ये सिखाने आया हूँ कि भाई कोई मान दे रखा है तो उसकी सहायता से कौन सा सूत्र प्रयोग करके हम कैसे मान निकालेंगे। मैं ये नहीं सिखाऊंगा कि गुणा भाग कैसे करना है और मीटर को सेंटीमीटर में कैसे बदलना है, वो समझ आ चुका है, वो सारी चीज़ें आप सीख चुके हैं, वो सब आपको आना चाहिए पहले से। मैं यहाँ केवल आपको आइडिया देना है केवल। और कौन कौन के प्रश्न संभावित है, आप उन प्रश्नों को यदि एज इट इज़ याद भी कर लोगे तो क्या पता कोई प्रश्न उनमें से एज इट इज़ एग्जाम में आ जाए। तो उसी दृष्टि से यहाँ से अगर आप m का मान निकालोगे तो ये जितनी भी कैलकुलेशन है ये फाइनली आपकी, इसका मान है वो 58.8 बनेगा। अब चूँकि 7 का वर्ग है 49 होता है तो ये 7 से कुछ ज़्यादा बनेगा और ये कुछ 7.67 बनेगा। ये तो आपका m किसके बराबर माना था हमने, m1 के बराबर, यानी m1 आपका 7.67 है। इसका 5 गुणा कर लोगे तो आपका m2 आ जाएगा जो कि आपका करीब कुछ 38.35 के आसपास बनेगा। इसको 5 से गुणा करने पर तो यहाँ से m2 बराबर आपका 38.5। अब ज़रूरी हो जाता है कि हमें ध्रुव प्रबलता है उसका मात्रक भी पता हो। तो ध्रुव प्रबलता का मात्रक आपके एम्पियर मीटर होता है, ध्यान रखना, या ध्रुव सामर्थ्य है प्रबलता या ध्रुव सामर्थ्य का मात्रक एम्पियर मीटर होता है। ये भी आप इस चीज़ का ध्यान रखें। तो ये तो था आपका पहला प्रश्न जिसमें कि आपको ध्रुव प्रबलताएं एक दूसरे के पदों में दे रखी थी और दोनों का अलग अलग मान पूछा था, बल भी दे रखा था, दूरी भी दे रखी थी। तो जो भी रिमेनिंग चीज़ है वो हमें बल वाले कूलाम के नियम के द्वारा ज्ञात करनी थी। अगला जो प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से है कि किसी स्थान के चुंबकीय याम्योत्तर में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का 36 घटक, जिसको कि आप सभी ने शायद अपने नोट्स में BH या B हॉरिजॉन्टल या 36 से लिखा होगा, जो कि आप जानते हैं कि B cos थीटा होता है। तो हमें BH का मान दे रखा है, कोण भी दे दिया, इस स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्या है। तो जब भी दोस्तों आपको पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के घटक या परिणामी चुंबकीय क्षेत्र पूछा जाए तो आपको एक सिंपल सी चीज़ याद रखनी है, ज़्यादा लफड़े में फंसना नहीं है, आपको केवल ये याद रखना है। इसको आप 36 दिशा बोलिए क्योंकि ये 36 के अनुदिश है, और इसको आप लंबवत या ऊर्ध्व दिशा बोलिए क्योंकि ये खड़ी है, ऊर्ध्वाधर है, यानी कि ये आपकी वर्टिकल बनेगी तो ये आपकी हॉरिजॉन्टल बनेगी। अब हॉरिजॉन्टल के साथ जो भी पृथ्वी का परिणामी चुंबकीय क्षेत्र B है, जिसको कि B से दर्शा रहा हूँ, वो थीटा कोण बना रहा है। तो यहाँ पे आप अपना कोस थीटा और साइन थीटा लगाइए और वैल्यू प्राप्त कीजिए। इसको मैं इस प्रकार से पूरा कर लूँगा, ये इसके समांतर है तो यहाँ पे जो मान है वही इसका मान होगा क्योंकि रेखाएं दोनों समांतर है। अब हमारा ये तो होता है BV और ये जो मान है ये होता है आपका BH। तो BH निकालना है तो आप cos थीटा लगाइए। cos थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार आपका BH है, कर्ण का मान B है, ये हमें दे चुके हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि BH बराबर B cos थीटा, यानी परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का मान दे रखा है, थीटा दे रखा था, BH निकाल, या फिर BH दे रखा है, थीटा का मान दे रखा है, तो आप B निकाल लीजिए, B यानी कि परिणामी चुंबकीय क्षेत्र। और ऐसे ही आप साइन थीटा अप्लाई कीजिए यहाँ पर। साइन थीटा चूंकि लंब बटे कर्ण होता है, लंब आपका BV है जिसको कि आप ऊर्ध्व घटक कहते हैं पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का, और कर्ण आपका B है, तो यहाँ से आप BV बराबर कह सकते हैं B साइन थीटा। और इन दोनों का अनुपात कर लोगे, यानी कि BV में BH का भाग दोगे तो आपका B साइन थीटा बटे B cos थीटा, ये आपका फाइनली यहाँ से आ जाएगा कि tan थीटा बराबर BV अपॉन BH। और यहाँ सीधा tan थीटा यहाँ पे लगाइए। tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना है BV और आधार कितना है
एच, बात खत्म। कैसे भी करके कुल मिला के ये एक त्रिभुज याद रखना है जिसमें ये भुजा BV है, ये BH है और परिणामी भुजा B है। तो यहाँ से ये भी लिख सकते हैं आप पाइथागोरस के प्रमेय से क्या, कि B का परिणाम है वो कितना होगा, रूट ऑफ BV का स्क्वायर प्लस BH का स्क्वायर। और या फिर इनके परिणाम जोड़ लीजिए तो भी साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो BV स्क्वायर प्लस BH स्क्वायर बराबर B स्क्वायर हो जाएगा। कैसे भी करके ये एक त्रिभुज आपको दिमाग में रखना है। अब हम इस प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। इसमें क्या किया है इसने, 36 घटक ये दे दिया BH, तो मान रख लो 0.26। ये क्या है, गॉस है, तो गॉस भी चुंबकीय क्षेत्र का ही मात्रक है। गॉस और टेस्ला आप सब आपस में जानते हैं कि ये गॉस है वो कितने टेस्ला के बराबर होता है। जो भी है, गॉस है वो आपका CGS मात्रक है, टेस्ला आपका चुंबकीय मात्रक है। ऐसे ही वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, यानी कि फ्लक्स में मीटर स्क्वायर का भाग दे दे तो भी वो चुंबकीय क्षेत्र का ही मात्रक बनता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है कि ये चुंबकीय क्षेत्र है, गॉस में दिया, बस इतनी सी बात। और नमन कोण यानी कि ये थीटा इसने यहाँ पे 60 डिग्री दे रखा है, B पूछा है, तो कोस 60 डिग्री ये आप यहाँ पर रख लीजिए। कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, यानी कि B बराबर आपका 0.26 इंटू 2, 1/2 इधर 2 भाग में तो इधर जाके गुणे में, यानी कि ये आपका 0.52 और गॉस में था तो ये भी गॉस में। बस इतना सा ही प्रश्न था सिंपल सा, कि परिणामी चुंबकीय क्षेत्र यानी ये वाली भुजा इसका मान क्या है, कर्ण का मान पूछा था यहाँ पर। और अगर BV और BH दोनों का मान दे रखा हो तो और ज़्यादा सिंपल, थीटा निकालने की जरूरत नहीं है, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। फिर BV और BH दे रखा है तो यहाँ पे थीटा से कैलकुलेशन करनी ही नहीं है, सीधा पाइथागोरस प्रमेय लगाओ और B का मान प्राप्त करो। अगला जो सवाल है वो आपका ऐसा है कि एक छोटा छड़ चुंबक जो एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र 0.25 टेस्ला के साथ, यानी कि क्या दे रखा है, एक तो आपको B चुंबकीय क्षेत्र देख रखा है 0.25 टेस्ला के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, थीटा दे रखा है 30 डिग्री पर बल आघूर्ण जो लग रहा है, यानी कि टॉर्क जिसको टो से लिखते हैं, वो आपका 4.5 इंटू 10 की घात -2। और बलाघूर्ण और कार्य ऊर्जा इन सब का मात्रक एक ही होता है, जूल। तो यहाँ पे इसने भी जूल ही दिया है, ये जूल है, ठीक है ना। किसी के सिंबल समझ में नहीं आ रहा तो बलाघूर्ण लगता है चुंबकीय आघूर्ण का मान सीधा सा सूत्र है, टॉर्क का मान होता है वो NIA और B, साथ ही साथ होता है आपका साइन थीटा, ये होता है आपका टॉर्क। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि I इंटू एरिया क्या होता है, M चुंबकीय आघूर्ण, ये सब आपको अब तक याद होना चाहिए। तो I इंटू ए को मैं क्या लिखूंगा, MB और साइन थीटा। M और B दोनों क्या है, सदिश राशियां हैं, तो सदिश राशियों को दो तरीके से गुणा करते हैं, या तो डॉट प्रोडक्ट यानी कि अदिश गुणा, या क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि सदिश गुणा। यहाँ साइन थीटा है तो ये सीधा क्रॉस या सदिश गुणा है, यानी कि NM क्रॉस B। और जब तक n का मान, n फेरों की संख्या नहीं दे रखा है तो उसको एक मान लो, इसने यहाँ पे n का मान कुछ दिया नहीं है, इसका मतलब, और सीधी बात है कि ये छड़ चुंबक है, तो छड़ चुंबक का मतलब वो एक फेरे जैसा ही है। कुंडली वगैरह होती है तो उसमें फेरों की संख्या कुछ दे रखी होती, यहाँ पे ये छड़ चुंबक है तो वो एक फेरे की तरह ही काम करेगा। तो n आपका यहाँ पे इस केस में 1 है, यानी कि फेरों की संख्या यहाँ पर 1 है। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए आप। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, टॉर्क दे रखा है, तो टॉर्क का मान रख लीजिए 4.5 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है, रख लिया, N1 हो गया। और इसको आप खोल के लिख लीजिए। ये याद करने की दृष्टि से बताया मैंने कि टॉर्क बराबर M क्रॉस B होता है एक छड़ चुंबक के लिए, ठीक है। N बराबर वहाँ पे 1 है, तो MB और साइन थीटा यहाँ पर क्या दे रखा है, M शायद आपको यहाँ पर निकालना है, चुंबकीय आघूर्ण का परिणाम पूछा गया है। ठीक है, B आपको दे रखा है 0.5 टेस्ला, ये किस में दे रखा है, टेस्ला है, तो ये SI में ही है, इसको बदलने की ज़रूरत नहीं है। और साइन थीटा का मान आपके 30 डिग्री, यानी कि थीटा फिर से 30 डिग्री है तो साइन 30 होता है, वो 1/2 होता है। तो M यहाँ से आप निकालेंगे तो आपका 4.5 इंटू 10 की घात -2, ये 2 नीचे भाग वाला ऊपर जाएगा गुणे में, और 0.5 का इसमें भाग दे दीजिए। इसको सॉल्व करेंगे
तो ये तो कोई सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट कॉम्प्लिकेटेड सी कैलकुलेशन कुछ है नहीं। तो इसको बहुत आसानी से आप m का मान यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं और इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये कुछ मान है वो आपका 0.36 जूल पर टेस्ला। जूल पर टेस्ला को क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए इसका मात्रक जूल और चुंबकीय क्षेत्र का टेस्ला, तो m का मात्रक जूल पर टेस्ला। और m का दूसरा एक मात्रक, ध्यान रखिए m के क्या क्या मात्रक होते हैं, दो तरीके के, एक तो होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर और एक होता है जूल पर टेस्ला। दोनों को आप ध्यान रखिए ताकि प्रश्न में जो संख्या दे रखी है उससे हमारे दिमाग में क्लिक कर जाए, मात्रक देखते ही, और कुछ ना सही मात्रक से ही हम कह सकें कि भाई ये चीज़ ये वाली दे रखी है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। दो समान प्रकृति के ध्रुवों की ध्रुव सामर्थ्य क्रमशः है, ठीक है, दोनों ध्रुव बना लेते हैं पहले तो। ध्रुव सामर्थ्य यानी M1 और M2 दे रखे हैं, एक तो 45 एम्पियर मीटर, ध्रुव सामर्थ्य, ध्रुव प्रबलता पहले भी बात कर चुके हैं कि एम्पियर मीटर होता है, और M2 आपका यहाँ पर इसने दिया है 80 एम्पियर मीटर। और अगला वायु में 2 मीटर की दूरी पर, ये वाली जो दूरी है कुल दूरी ये आपकी 2 मीटर दे रखी है। अगला, दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य है? इनके बीच में कहीं ना कहीं चुंबकीय क्षेत्र का मान है वो शून्य हुए जा रहा है। कैसे? इसकी वजह से जितना चुंबकीय क्षेत्र है और इसकी वजह से जितना चुंबकीय क्षेत्र है वो एक दूसरे को कहीं ना कहीं कैंसिल कर रहे हैं, और समान प्रकृति के हैं तो इसका मतलब बीच में ही कहीं जीरो होगा। विपरीत प्रकृति के होते, ये भी एक सीखने वाली बात है, अगर विपरीत प्रकृति के होते तो इन दोनों के बाहर कहीं जाके चुंबकीय क्षेत्र शून्य होगा, लेकिन समान प्रकृति के हैं तो इन दोनों के बीच में कहीं शून्य होगा। इस बात को लिख लेते हैं, अगर समान प्रकृति के हैं ध्रुव तो बी जीरो होगा कहाँ? बीच में। और दूसरी चीज, यदि विपरीत प्रकृति के ध्रुव हैं है तो दोनों के बाहर, और कहाँ? जिसकी प्रबलता कम है उसके नजदीक, बाहर और कम प्रबलता वाले ध्रुव के नजदीक। अब बीच में मान लीजिए कि इससे x दूरी पर कहीं जीरो हो रहा है, इस वाले ध्रुव M1 से x दूरी पर यहाँ P बिंदु पर जीरो हो रहा है, तो ये x है तो टोटल 2 है, तो बाकी वाली कितनी है? 2 में से x घटा लीजिए तो ये आपकी बाकी वाली दूरी आ जाएगी। मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र शून्य है? जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होगा वहाँ दोनों की वजह से चुंबकीय क्षेत्र है वो बराबर हो जाएगा, इसलिए वो एक दूसरे को कैंसिल करके शून्य कर लेगा। तो हम यही कंडीशन यूज करेंगे कि जिस बिंदु पे भी शून्य हो रहा है वहाँ पे दोनों का बराबर है। तो x बिंदु पे, इस ध्रुव की वजह से x बिंदु पे, जैसे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, स्थिर वैद्युतिकी में KQ/R² विद्युत क्षेत्र लिखते थे, K की जगह यहाँ μ0/4π होगा, Q की जगह यहाँ M1 या M2 होगा, और R² जिस बिंदु पे जीरो करना है वो दूरी रख लीजिए। तो x पे माना कि जीरो है तो a की वजह से क्या होगा? μ0/4π M1/x², और सामने वही μ0/4π M2/2 में से x को घटा ले और स्क्वायर कर दीजिए। ये चीज़ें तो दोनों एक जैसी है, कट जाएगी। तो M1 का भी मान चलो रख लेते हैं। ये तो कट ही गया। M1 का मान इसने क्या दे रखा है? 45 एम्पियर मीटर, ठीक है, और यहाँ से x², और इधर इसका मान आपको दे रखा है 80 और 2 माइनस x का स्क्वायर। अब ये जो यहाँ से एक समीकरण बन रहा है द्विघात समीकरण, इसको आपको सॉल्व करना है और यहाँ से x का मान है वो कितना प्राप्त हो रहा है उसको आपको ज्ञात करना है। सिंपल सी कैलकुलेशन है, कम से कम ये कैलकुलेशन तो आपको आनी ही चाहिए। यहाँ से x का जो भी मान आपको प्राप्त हो, हम कर सकते हैं इसको, लेकिन समय जाया होगा। देखते हैं क्या मान आता है। ये चीज़ आपने शायद लिख ली होगी, इसको मैं मिटा देता हूँ।
ठीक है, तो ये 5 से कट रहा है, तो 9 पंजे 45, और इधर तो आपका हो गया एक्स स्क्वायर, और ये 5 से कटेगा तो 16, और यहाँ आपका हो जाएगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको इधर लेके गुणा करोगे तो 9 इंटू, इसको खोल लीजिए, 2 का वर्ग एक्स स्क्वायर और माइनस 4x, और इसको करोगे तो ये 16x स्क्वायर। ये आपका 9 चौके 36, और ये 9x स्क्वायर, और ये 9 चौके 36x बराबर 16x स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। 16 में से 9 को माइनस कर लीजिए तो ये 7x स्क्वायर, और बाकी सारी चीज़ें इधर जाएगी तो ये प्लस में हो जाएगा 36x, और ये माइनस 36। कुल मिला के इस द्विघात समीकरण को सरल करना है, और यहाँ से जो भी x आता है वो आपका ये वाली दूरी हो जाएगी, उसको 2 में से घटा लोगे तो ये वाली दूरी हो जाएगी। तो फिर आपका जो भी फाइनल आंसर होगा उसमें आप ये लिख लेंगे कि भाई इतने सामर्थ्य वाले ध्रुव से तो x दूरी पे, और इतने यानी M2 का जो 80 एम्पियर मीटर सामर्थ्य है उससे 2 माइनस x दूरी पे जो है चुंबकीय क्षेत्र वो आपका शून्य करेगा। अगला प्रश्न आपका ये है कि 5 सेंटीमीटर प्रभावी लंबाई के चुंबक के ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता 40 एम्पियर मीटर है। ये फिर से एम ही दे रखा है आपको, एम्पियर मीटर आते ही कहने का मतलब वो एम ही होगा। तो चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण का मान, सिंपल सा प्रश्न है। चुंबकीय आघूर्ण को कैपिटल एम से दर्शाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने ज्ञात किया था, जिसका मात्रक जूल पर टेस्ला या एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। तो ये आपका m इंटू एल होता है। जो भी चुंबक है उसके दोनों ध्रुवों के बीच की प्रभावी लंबाई अगर हमें दे रखी है तो उस लंबाई को दोनों में से किसी एक की ध्रुव प्रबलता दोनों की बराबर होनी चाहिए। चुंबकीय आघूर्ण बनाने के लिए जरूरी है कि दोनों की बराबर ध्रुव सामर्थ्य होना चाहिए, ध्रुव प्रबलता होनी चाहिए, और प्रकृति विपरीत होनी चाहिए, और उनके बीच की दूरी कुछ ना कुछ जो भी स्मॉल डिस्टेंस है वो भी होनी चाहिए। तो यहाँ पर इसने m दे रखी है 40, ये 40 रख लिया, और ये आपका 5 सेंटीमीटर यानी 5/100, तो ये आपका 200/100 हो जाएगा, 40 पंजे 200, और ये आपका 2, और इसका मात्रक या तो आप जूल पर टेस्ला लिखिए, क्योंकि यहाँ इसने एम्पियर मीटर, इसका एम्पियर मीटर है तो एल के साथ और गुणा हो गया तो मीटर और आ जाएगा, तो ये आपका या तो इसको 2 एम्पियर मीटर स्क्वायर भी लिख लीजिए जो भी। तो ये तो सिंपल सा सवाल था। अगला, एक धारामापी वर्ताकार कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण 5 एम्पियर मीटर स्क्वायर, चुंबकीय आघूर्ण है तो एम्पियर मीटर स्क्वायर होगा। ये मीटर इंटू 2 नहीं है बल्कि मीटर स्क्वायर है, इस बात का ध्यान रखें। यदि इसकी त्रिज्या आधी तथा प्रवाहित धारा दोगुनी कर दी जाए तो चुंबकीय आघूर्ण का मान मूल चुंबकीय आघूर्ण का कितना होगा। वर्ताकार कुंडली चुंबकीय आघूर्ण का मैंने बता दिया एन आई इंटू ए। यहाँ पे इसने एन के बारे में कुछ नहीं कहा तो एन को 1 मान लो, तो आई इंटू ए, आई ए आपका कौन सा पाई आर स्क्वायर। एम कैसे निकालना होता है, ये जैसे ये आपका कोई कुंडली है, इसमें अगर आई मात्रा की धारा ऐसे बह रही है तो एम की दिशा ये वाली होगी, उंगलियां धारा की दिशा में और अंगूठे की दिशा है वो आपके चुंबकीय आघूर्ण की दिशा बताएगी। यानी जो भी तल बन रहा है आपके लूप की वजह से या कुंडली या वर्ताकार कुंडली की वजह से जो भी तल बन रहा है उस तल का जो अभिलंब है वही दिशा आपकी किसकी हो जाएगी, चुंबकीय आघूर्ण की। पहले भी बताया कि चुंबकीय आघूर्ण एक सदिश राशि है। अब यहाँ इसने ये बोला हुआ है कि इसकी त्रिज्या को तो आधा कर दो और धारा को दुगना कर दो। लीजिए चलो, ये आपका m था तो m डैश की में क्या कह रहा है, i को 2 गुना रख दो, ये कर दिया 2 गुना। पाई r को कितना करना है, त्रिज्या को आधा करना है, धारा को दुगुना रख दिया, हम त्रिज्या को आधा कर लेते हैं, ठीक है। तो त्रिज्या r की जगह r/2 रखना है, ये कर लिया r/2 और ये आपका स्क्वायर। इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, क्या होगा, ये 2 ले लिया बार, आई ये पाई और ये आर स्क्वायर, नीचे ये 2 दूनी 4, तो ये 2 यहाँ से कट के नीचे 1/2 हो जाएगा, आई पाई आर स्क्वायर बटे 2, और आई पाई आर स्क्वायर आपका क्या है, पहले वाला m, यानी कि आपका m डैश है वो क्या हो जाएगा m/2। यानी त्रिज्या को आप आधा कर दें, धारा को दुगुना कर दें, तो फाइनली जो आपका चुंबकीय आघूर्ण बनेगा वो पहले वाले का आधा बनेगा। एक परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के परित त्रिज्या वाली कक्षा में घूम रहा है, यानी कि
मान लीजिए ये आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहा है, तो ये जो आपकी त्रिज्या है इसका मान इसने 0.5, ये एम्पियर नहीं है, त्रिज्या का मात्रक तो आपके मीटर होता है, तो ये 0.5 मीटर है। वाली कक्षा में परिक्रमण कर रहा है। यदि इलेक्ट्रॉन परिक्रमण की आवृत्ति जिसको कि n से या न्यू से दर्शाते हैं, वो आप यहाँ पे 10 मेगा हर्ट्ज़ और हर्ट्ज़ में बनाएंगे तो मेगा का मान 10⁶ होता है, तो 10�16 हर्ट्ज़ हो जाएगा आपकी आवृत्ति का मान। तो तुल्य चुंबकीय आघूर्ण, फिर से वही बात, चुंबकीय आघूर्ण m बराबर एन आई इंटू ए, एन यहाँ पे दे नहीं रखा तो 1 मानेंगे, यानी कि आई इंटू ए। आई क्या होता है? आवेश बटे समय। तो यहाँ पे कितना समय है? जितना समय में एक इलेक्ट्रॉन एक चक्कर लगा लेता है उसको एक आवर्तकाल कह लीजिए, तो उसको टी बोल लीजिए। और कितना आवेश? एक इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश, तो ई बाई टी, ये तो आपका हो गया करंट, और ए मतलब पाई आर स्क्वायर, जिस कक्षा में घूम रहा है उसका क्षेत्रफल, क्योंकि उसको हम वृत्ताकार मानते। और 1/t को आप क्या लिखेंगे? 1/t आपका हो जाएगा, एक सेकेंड, ये 1/t हो जाएगा आपकी आवृत्ति, यानी कि ई एन पाई आर स्क्वायर। ई का मान इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, एन आपको दे रखी है 10⁻16 हर्ट्ज़, और पाई आपका 22/7, और आर का मान यहाँ पर आपको दे रखा है 0.5, यानी कि 1/2 और इसका स्क्वायर। तो ये है जो भी डिजिट बन रहा है इसको आपको सॉल्व करना है, और इसको सॉल्व करने के बाद फाइनली आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 1.256 × 10⁻23, यानी इसको आप सॉल्व करेंगे, आप करके देख लीजिए, तो ये आपका 1.256 10⁻23 और चुंबकीय आघूर्ण है तो एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये इसका फाइनल आंसर। अगला 0.2 मीटर त्रिज्या, 200 फेरे वाली कुंडली है, 14 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, कुंडली के साथ संबंध चुंबकीय आघूर्ण। फिर से वही प्रश्न है, क्या है? m बराबर एन आई ए, क्या क्या दे रखा है? n इस बार 200 दे रखा है, खत्म बात। i भी दे रखी है 14, रख लीजिए। एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, त्रिज्या दे रखी है तो पाई का मान 22/7, और r आपका 0.2, यानी इसको 2/10 रख लीजिए, और r स्क्वायर होता है तो स्क्वायर कर लीजिए। 0.2 क्यों? क्योंकि पॉइंट हटाया तो नीचे 10 आ गया, तो इसकी वजह से 2/10 हो गया। और इसको आप सॉल्व कर लीजिए, जो भी इसका आंसर आ रहा है। देखिए 200, 7 यहाँ से 2 बार कट जाएगा, इस 2 का इसके साथ करेंगे तो 22 दूने 44, और ये 2 दूनी 4/100, और यहाँ से ये 2 जीरो है, ये 2 जीरो इस 2 जीरो से कट जाएंगे तो 8 × 4 × 4, तो 8 चौके 32, 3 8 चौक 32, 3 35, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? और इसका मात्रक आप फिर से वो रख लीजिए, जो भी मात्रक है क्या होता है? एम्पियर मीटर स्क्वायर या जूल पर टेस्ला, तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्व एवं क्षैतिज घटक यानी कि BV दे रखा है 0.2, BH दे रखा है 0.3466, दोनों गॉस में। उस स्थान पर नति कोण यानी कि थीटा निकालना है, और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र यानी परिणामी चुंबकीय क्षेत्र B निकालना है। तो कुछ नहीं करना, B निकालना है, सीधा ही मैंने बता दिया था, BV स्क्वायर कर लीजिए प्लस BH का स्क्वायर कर लीजिए, यानी कि 0.2 का स्क्वायर, और इसमें जोड़ना है किसको? 0.3466 के स्क्वायर का, ये पार्ट आपका ख़त्म। और दूसरा नति कोण, तो नति कोण कैसे भी करके निकाल लीजिए। B आपके पास है, BV और BH है तो भी आप निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि tan थीटा बराबर आपको मैंने बताया था कि BV/BH। आप ये वाला त्रिभुज याद रखिए, फिर से बता देता हूँ कि ये आपका B है, ये आपका BH है, ये आपका थीटा है, ये आपका BV है। यहाँ से tan थीटा लगाओगे तो BV/BH है वो आपका tan थीटा ही बनेगा। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो tan थीटा बराबर 0.2/0.3466, और जब इस समीकरण को सॉल्व कर लोगे तो ये आपका 0.57 कुछ बनेगा, जो कि थीटा बराबर 30 डिग्री का मान होता है।
tan थीटा में ये रखोगे तो ये 30 डिग्री के बराबर बनेगा। अगला यहाँ पर ये 2 × 10⁻³ है, इसको ध्यान से पढ़िए। एम्पियर पर मीटर है। एम्पियर पर मीटर किसका मात्रक होता है, ये भी ध्यान देने वाली बात है। एम्पियर पर मीटर है जो आपका चुंबकन क्षेत्र का मात्रक होता है, जिसको आपने H से दर्शाया है। चुंबकन क्षेत्र नहीं कि चुंबकीय क्षेत्र, इसको चुंबकन क्षेत्र बोला जाता है, H से दर्शाते हैं। इसका मात्रक है वो एम्पियर पर मीटर होता है। यानी कि आपको H यहाँ पर दे चुके हैं 2 × 10⁻³ ओके। चुंबकीय क्षेत्र भी दे दिया, यानी कि B जो कि आपका 8 टेस्ला से ही साबित हो जाता है कि भाई ये चुंबकीय क्षेत्र है। तो छड़ की आपेक्षिक पारगम्यता ज्ञात करनी है, तो सीधा सा सूत्र है B बराबर μH। म्यू यहाँ पर माध्यम की पारगम्यता है। माध्यम माने कि अगर निर्वात है तो μ0 हो जाएगा अपने आप से, और दूसरा कोई माध्यम है तो उसकी पारगम्यता रखनी। तो माध्यम की पारगम्यता और आपेक्षिक पारगम्यता का यह तरीका है कि आपेक्षिक पारगम्यता रिलेटिव परमेबिलिटी, तो आपेक्षिक है तो किसके सापेक्ष है, सापेक्ष है किसके, निर्वात के सापेक्ष माध्यम की रख दीजिए। तो ये देखिए आपेक्षिक पारगम्यता तो ऊपर तो माध्यम की पारगम्यता, नीचे किसकी, निर्वात की, बस बात खत्म। म्यू को यहाँ से क्या लिखेंगे, म्यू बराबर μ0 × μr। आपेक्षिक पूछी इसने, μr पूछा है तो पहले तो इसको रख लीजिए। b का मान कितना है 8 रख लिया, ठीक है। म्यू की जगह क्या रखेंगे, μ0 × μr। h का मान कितना है 2 × 10⁻³ तो इसको रख लीजिए 2 × 10⁻³ यहाँ से μr पूछा गया है तो 8/μ0 कितना होता है, इतना μ0/4π तो होता है 10⁻⁻7। तो μ0 होगा आपका 4π × 10⁻⁻7, यहाँ रख लीजिए 4π ये आपका जो है ये 8π टेस्ला था, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, इसको ध्यान दें। ये 8π टेस्ला है जो किताब में हकीकत प्रश्न है, ये टाइप करने में प्रॉब्लम हुई है। 8π टेस्ला है तो इसको आप थोड़ा सा जहन में रखिए। तो ये 8π रख लेता हूँ मैं। ये आपका 10⁻⁷ 2 × 10⁻³ तो ये सिंपल सी कैलकुलेशन है, ये करोगे तो यहाँ से आपका μr है वो आ जाएगा, जो भी है कर लीजिए। 4π को 8π से काटोगे तो ये 2 आएगा, 2 को यहाँ से 2 से कट जाएगा तो ये फाइनली कितनी बनेगी, 10⁻⁷ के साथ 10⁻⁴ यानी 10⁻⁴ बनेगी। तो ये आपका फाइनल आंसर है μr, यानी रिलेटिव परमेबिलिटी या अपेक्षिक पारगम्यता। और लास्ट सवाल ये आपका है क्यूरी के नियम से संबंधित। तो एक तो है क्यूरी का नियम जो कि अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए प्रयुक्त होता है, एक है आपका क्यूरी वाइस का नियम जो कि लो चुंबकीय पदार्थों के लिए प्रयुक्त होता है। तो दोनों को लिख लेते हैं। क्यूरी का नियम तो ये कहता है कि जो जाई है वो आपके C/T यानी कि ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है, और C को यहाँ पर क्यूरी का नियतांक कहा जाता है। ये तो होता है अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए। और दूसरा जाई होती है वो C/T-TC के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ये होता है आपका लोह चुंबकीय पदार्थों के लिए। जब तक प्रश्न में ना कहा जाए तब तक आपको उसको अनुचुंबकीय के हिसाब से ट्रीट करना है। और क्योंकि TC ये भी क्यूरी ताप है, इसका मान भी सवाल में नहीं दे रखा है तो इसलिए हम अनुचुंबकीय ही मान के चलेंगे। और ऊपर वाले में चूंकि TC का मान चाहिए ही नहीं, तो जो चीज़ें दे रखी है उससे अनुमान लग जाता है कि भाई यहाँ पर क्यूरी नियम लगाना है, क्यूरी वाइस का नियम लगाना है, जो भी। तो इस बार हम इसको क्यूरी के नियम से ट्रीट करेंगे। क्या बोला इसने, चुंबकीय प्रवृत्ति यानी कि जाई आपकी यहाँ पर इसने दे रखी है, तो जाई का मान यहाँ दिया है इसने 1.2 × 10⁻⁵ जाई हो गया। और ठीक है, अच्छा इसने पूछा क्या है कि किस ताप पर इसका मान, ओके। तो ध्यान रखना इस बात का, जाई बराबर C/T है। इस जाई को मैं बदलूंगा, घटाऊंगा या बढ़ाऊंगा, व्हाटएवर, तो T में चेंज होगा, C में बदलाव नहीं होगा, क्योंकि C तो क्या है, समानुपाती नियतांक है। तो ये तो हर केस में उतना ही रहना है। जाई को आप ज़्यादा करोगे तो T आपका कम हो जाएगा, जाई को कम करोगे तो T बढ़ जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। तो जाई में या T में बदलाव करने से, जाई में बदलाव करोगे तो T में बदलाव आएगा, T में बदलाव करोगे तो जाई में बदलाव आएगा, C में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला। यानी आप ऐसे कितने ही जोड़े बना लीजिए, जैसे जाई 1 T1 बनाया तो भी C के बराबर होगा, जाई 2 T2 बनाया तो भी वो C के बराबर होगा। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जाई 1 T1 बराबर जाई 2 T2। और ऐसे ही आप और बदलाव कर लीजिए, जाई 3 T3, जाई 4 T4, जितने भी। तो यहाँ पे हम किसी एक को 1 मान लेते हैं,
तो यहाँ पर इसने 300 केल्विन ये वाला 1 मान लिया, उस पर J1 मान लीजिए यहाँ पे 1.2 × 10⁻⁻5 और T1 आपका 300 केल्विन। J2 इसने दे रखा है कि ये इतना है, तो ये किस ताप पर होगा? सीधी सी बात है, देखो 1.2 × 10⁻5 है, ये 1.44 × 10⁻5 है। इन दोनों में से कम या ज़्यादा कौन सा? ये वाला ज़्यादा है, तो इसका ताप कम आएगा, क्योंकि C तो उतना ही रहना है। दोनों का गुणा तो फिक्स है, दोनों का गुणा है वो फिक्स है। तो दोनों में से किसी एक को ज़्यादा करोगे तो दूसरा कम हो जाएगा, किसी एक को कम करोगे तो दूसरा बढ़ जाएगा। दोनों का गुणा मिला के किसके बराबर है? क्यूरी नियतांक C के बराबर है। बस बात ही खत्म है। तो इसका मतलब यहाँ से आपका जो T2 आएगा, जिसको कि इसने निकालने को कहा है, वो थोड़ा सा कम आएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये 1.2 और 1.44 और इसको 300 से गुणा करोगे तो यहाँ से T2 आएगा। ये T2 आपका कुछ इस प्रकार से आने वाला है, मैं आपको बता देता हूँ, 250 केल्विन के अराउंड। इसको आप भी कर सकते हैं, सिंपल मैथमेटिक्स है। 1.2 में 1.44 का भाग देके 300 से गुणा करना है। तो इस प्रकार से आज हमने आपके जो 5वां चैप्टर था चुंबकिकी या मैग्नेटिज्म, उसके क्वेश्चन सॉल्व किए। 11 क्वेश्चन थे, प्रत्येक में अलग अलग कॉन्सेप्ट था। सबसे पहले जो प्रश्न था उसके अंदर में जो चुंबकिकी या मैग्नेटिज्म का कूलाम का नियम प्रयुक्त हुआ। उसके बाद में बहुत सारे सवाल है वो चुंबकीय आघूर्ण से संबंधित थे, कुछ क्यूरी के नियम से संबंधित थे। क्यूरी वाइस का नियम भी हमने आपको बताया, और जो पृथ्वी का अपना चुंबकीय क्षेत्र होता है उसके जो ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज घटक थे उनके बारे में भी बात की। अगली क्लास में फिर से आपका जो भी नेक्स्ट चैप्टर है उसके सवाल लेके आपके बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार, धन्यवाद।